दोस्तों, भारत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से क्लास करते हैं फिजिक्स की। मैं अनुज शर्मा नए चैप्टर के साथ आज हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। मैकेनिक्स तो आइए देखते हैं। इस मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, जैसे कि आपका मोशन, गति, इसी में फिर इसके गति के प्रकार हैं, और इसके बाद जो मेन फ्रिक्शन, घर्षण, ऐसे ही इसमें ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इसमें कार्य, बल, इसमें सब कवर हो जाते हैं। क्योंकि वैसे तो ये लेसन गति अलग अलग लेसन, छोटी क्लास में अलग अलग लेसन है, लेकिन एक कंबाइन करके यांत्रिकी हो जाता है। तो इनके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगा कि गति के बारे में बहुत सारे कंक्लूजन रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हमने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से, और जो नॉर्मली अपनी लाइफ में होते हैं एग्जाम्पल, उनको देखकर हम उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स हैं जो मोशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें बेसिक टर्म है गति, मोशन। देखो मोशन है, तो मोशन पढ़ने से पहले हम एक चीज जरूर पढ़ेंगे, इसका नाम है रेस्ट, विराम। अब देखो, आप कहोगे कि हमें तो पता ही है रेस्ट क्या होता है, जो चीज़ें कुछ कार्य नहीं करती हैं या फिर जैसी हैं वो ऐसी पड़ी हुई हैं, तो वो विराम में है। लेकिन यदि हम इसे एक डेफिनेशन के तौर पर देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती हैं विराम में और गति में। देखो, विराम वे चीज़ जो होती हैं, पहले हम डेफिनेशन करेंगे फिर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। विराम क्या क्या मतलब है? जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, वो क्या है? रेस्ट। लेकिन इसमें हम एक चीज़ जोड़ेंगे कि इसमें कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ मत हैं, अवधारणाएं हैं। क्या है कि गति और रेस्ट दो ऑब्जेक्टों के सापेक्ष या रिलेटिव से उसका आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। वो देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए, ये आपका किताब में भी है, लेकिन इसको समझने के लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बस जा रही है और बस में कुछ यात्री हैं। ठीक है, ये बस है और बस में कुछ यात्री हैं। ठीक है, तो जो ये यात्री हैं और एक यात्री इस स्टेशन पे, बस स्टैंड पे सॉरी, खड़ा हुआ है। ठीक है, और इधर पेड़ है दूसरी साइड में। तो अब देखते हैं, सापेक्ष का मतलब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि यदि हम इसको पॉइंट मान के, क्योंकि गति में पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पॉइंट मान के, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मान के, इस आदमी को यदि माने, इसके सापेक्ष देखें तो ये बस किस में है? गति में है। भाभी तो ये यहाँ पे थी, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसने गति करी। अब इसके लिए ये बस और ये जो यात्री हैं ये गतिशील हैं। ठीक है, अभी दूसरी अवधारणा, इसमें जो अवधारणा का मकसद है वो दिखाया जा रहा है। अभी जो पेड़ हैं ये इन यात्रियों के लिए गति में है। अभी आपने देखा होगा कि हमको फील होता है कि पेड़ भाग रहे हैं पीछे की तरफ। जब कोई तेज़ गति से जा रही है, उसको गति अपनी ज़्यादा क्यों नहीं देखती? क्योंकि उसको पेड़ भागते हुए दिखते हैं, तो कई बार ऐसा अज्यूम होता है कि ये पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो एक अजम्पशन ये होगी। इसके बाद यदि इस आदमी को, एक यात्री को हम पॉइंट ले, इस पॉइंट को भी नाम लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गति में आएगा।
रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु, इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं स्थिर बिंदु, फिक्स पॉइंट। इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से। अब जब हमने ये स्थिर बिंदु मान लिया, तो इसके लिए ये जो उसके दूसरे यात्री हैं, यदि ये हिले ना और ऐसे ही बैठे हैं, स्थिति इनकी सेम है, तो इनके लिए ये विराम में रहेंगे, ये विराम अवस्था में है। और इसके लिए ये सारे गति है, तो इसके लिए विराम में है। और इसके लिए जो भार स्थिर है वो गतिशील है। तो ये अवधारणाएं हैं, ठीक है। तो ये दो अवधारणाएं दिखाई गई हैं। तो इससे हमें पता लगता है रेस्ट क्या है। रेस्ट का मतलब है जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले। कहने का मतलब, यदि आप कोई चीज़ आपने देखी, जैसे डस्टर है, निर्जीव है, ये जब तक कोई इससे क्रिया नहीं कराएगा ये करेगी नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बीच बीच में एग्जांपल। अब ये डस्टर है, कोई ये पड़ा है, या कोई भी निर्जीव चीज़ें ले लीजिए, आपने कुर्सी पड़ी है, वो रखी है 6 बजे भी यहीं पे रखी, सुबह आपने देखी 8 बजे भी यहीं पे रखी है, और वो ऐसे ही रात के 12 बजे या सुबह के 6 बजे तक सेम स्थिति में रखी हुई है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, आप सुबह भी छुट्टी थी, आप सुबह 6 बजे भी बेड पे लेटे हुए हो, दोपहर तक 2 बजे तक बेड पे लेटे हुए हो, तो आपको क्या बोला जाएगा, ये तो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट में है। तो रेस्ट की है तो सिंपल, लेकिन हमें एक चीज़ और कहनी पड़ेगी कि किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तन ना करे, बदलाव ना हो उसमें। समय बदल रहा है लेकिन वो वहीं पे है, तो वो चीज़ें रेस्ट में आती है। देखो इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लग सकता है, हम 2-3 क्लास लेनी पड़ सकती हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्लियर भी होना चाहिए ये, ठीक है। आइए तो उसके बाद देखते हैं गति। अब ये गति, क्योंकि इसके गति के बारे में बहुत सारी चीज़ें आगे हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब मोशन, स्थिर बिंदु को याद रखना कि स्थिर बिंदु के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताई जाएगी। तो गति के लिए, अब गति की बात करें तो गति रेस्ट का ऑपोजिट है, सेम बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट ऑपोजिट है। कैसे? जब वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति भी परिवर्तन करे, उसकी स्थिति में बदलाव आए, तो वो गति है। परंतु इसमें जो अवधारणा बताई है उसके लिए हमें एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा कि दो वस्तुओं में कंपेयर करनी पड़ेगी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष यदि समय के साथ बदल रही है तो वो गति की अवस्था में है, तो इसको बोलते हैं गति। अब जो मैंने बात की थी बिंदु की, स्थिर बिंदु, अब देखो कोई भी गति है, कोई भी गति हो, उसमें हम क्या मापते हैं, उससे किससे मापते हैं? एक स्टार्टिंग पॉइंट से। ये हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट लिया, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लिया? अभी आप ऑफिस जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो कि मैं घर से स्कूल आया, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, घर से स्कूल आया, स्कूल होम, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको एक पॉइंट बताना पड़ा ना कि वहाँ से, तो यहाँ से ही तो इसका आंकलन किया जाएगा। अब आप घर से स्कूल आए, ठीक, रेफरेंस बिंदु ये होगा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो है आपका जहाँ आपने अंतिम बिंदु जो है आपका, ये इसको डेस्टिनेशन जो है, गंतव्य आपका अंतिम, तो फाइनल पॉइंट ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। तो इन पॉइंटों के बीच की तो हम बातें करेंगे, इसमें जो भी वेग चाल, इन्हीं पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। तो ये तो है निर्देशांक, इसकी फिक्स पॉइंट की बात, कोई भी हो फिक्स पॉइंट जरूर लिया जाता है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ क्या है फिक्स पॉइंट की? यदि आपने घर की नहीं बात की, आप घर से आ गए और घर की कोई बात नहीं करनी, आप रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे आ गए, चलो बस स्टैंड पे आ गए, और आपको 10 किलोमीटर तक आप बस स्टैंड से 10 किलोमीटर एक स्टेशन पर आ गए,
और आपका जो फाइनल स्टेशन है वो 5 किलोमीटर और आगे है, फाइनल पॉइंट। ठीक, अभी आप 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसका कुछ तो नाम बताना पड़ेगा आपको। बेशक ये बस स्टैंड है तो आप क्या कहोगे कि मैं बस स्टैंड से 10 किलोमीटर आगे हूँ, तो मतलब दिशा का पता लग गया, क्योंकि गति है तो उसमें दिशा भी होनी चाहिए, तो उसका फिर अलग नाम हो जाएगा। तो ये होगी दिशा। अब गति ये पॉजिटिव है कि गति की दिशा में बता रहा है। अब यदि वो ये भी तो कह सकता है कि फाइनल पॉइंट को लेके कि मुझे यहाँ पे जाना है, कि मुझे जैसे सीमापुरी स्टेशन से मैं 5 किलोमीटर दूर हूँ, 5 किलोमीटर दूर हूँ, दूर मतलब पहले हूँ, तो दूरी बोलेगा। और ये भी बोल सकता है फर्स्ट पॉइंट से कि 10 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, तो 10 किलोमीटर दूर आ गया ये। तो ये इसमें हमको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी जब मैं वेग, त्वरण और आपको चाल में, तो ये जरूरी स्थिर पॉइंट ये याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे गति के बाद। ये मैंने पहली क्लास में भी किसी में जब आपको विमा और आपको भौतिक राशि पढ़ाए थे उसमें थोड़ा थोड़ा बता दिया था, लेकिन हम डीप बात करेंगे इसमें। दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है? अब यहाँ पे डिस्टेंस की हमने जब पहले बताई होगी तो हमने बताया होगा कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब देखो जब वो दूरी तय कर रही है, ये पथ को तय कर रही है, तो गति तो है उसमें, गति के बिना थोड़ी करेगी। तो इसे हम कहेंगे कि गति करती हुई कोई वस्तु, गति करती हुई किसी वस्तु द्वारा किसी पथ की तय की गई लंबाई, वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट की जो पूरी दूरी है वो क्या है? दूरी है। अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल लेके हम दूरी, वेग, चाल को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कोई अपने घर से, ठीक है, स्कूल के लिए निकला, यहाँ पे उसका स्कूल है। अब वो 2 किलोमीटर यहाँ पे चला, 5 किलोमीटर ऐसे चला और 3 किलोमीटर ऐसे चला। ठीक, मीटर में ले लो या इसको कैसे भी ले सकते हो। अब जब वो ऐसे चला तो जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है, कुल दूरी ही जो उसने पथ तय किया, ये कहला जाएगी दूरी। अब इसके बाद हम चाल को अभी ले लेते हैं। चाल, चाल का आपको पता होगा कि दूरी बटे समय लिखते हैं, एस बटे टी। विमा में करेंगे तो दूरी क्या है? एल, एल बटे टी, ये विमा से ले लो तो एल माइनस 1। इसकी मात्रक भी निकल जाएगा, विमा भी निकल गई। अब इसको हम समझ लेते हैं। दूरी, ये दूरी है। अब देखो कोई भी साइंस हो उसमें मापन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि उसमें सारी चीज़ मापी जाए, यदि वो कहे कि ये दूरी उसने कितनी देर में, वो 1 घंटे में इतनी दूर चला, या 1 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है, या आधा घंटे में, 10 मिनट में, यदि कहा जाए कि उसको इस दूरी तय करने में 10 मिनट लगे, ओके। अब इस 10 मिनट को यदि दूरी से भाग देते, मतलब इतना समय, इतनी दूरी इतने समय में गई, तो वो चाल निकल के आती है। दूरी बटे चाल, सॉरी, दूरी बटे समय। अब इससे हम कह सकते हैं चाल क्या है कि गति करती हुई कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है, एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है, वही क्या होती है? चाल। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट आपको? इसमें ये डाउट नहीं रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
दो चीज़ का ध्यान रखना है, डायरेक्शन जब आएगी उसका चेंज हो जाएगा नाम, केवल डायरेक्शन की वजह से, यदि उसमें दिशा दे दी गई और यदि दूरी दे दी गई और उसमें कंपेयर कर दिया समय से, कितने समय में इतनी दूरी गया, तो वो बन जाती है चाल। अभी हम देखते हैं वेग, स्पीड बात कर ली, अभी देखते हैं वेलोसिटी। वेग क्या है? देखो चाल का ही दूसरा रूप कह सकते हैं। चाल क्या है? दूरी बटे समय। वेग भी दूरी बटे समय, लेकिन यहां में क्वेश्चन में समझाना पड़ेगा वेग। अब ये दूरी, ये नॉर्मल दूरी नहीं है, ये दूरी वो दूरी है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट की, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की, मतलब अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो न्यूनतम दूरी है। अभी देखो ऐसे घूम के गया, यदि इसको हम ऐसे कर दें तो जो ये न्यूनतम दूरी है यही क्या है? वेग है। इसके लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं विस्थापन देख लेते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं विस्थापन की। एक दोबारा एग्जांपल लिख लेंगे विस्थापन के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, मार्कर लग लेते। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो, यदि प्रारंभिक बिंदु की, मैंने आपको बताया कि गति में कोई भी पॉइंट होता है जहां से शुरू किया जाता है उसको प्रारंभिक फिक्स पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट से और जो गंतव्य डेस्टिनेशन और इसको फाइनल पॉइंट, जो इनकी न्यूनतम दूरी है, कम से कम दूरी। अब देखो समझने के लिए, कोई बंदा यहाँ से चला, उत्तर की दिशा में चला या पहले पूर्व की दिशा में चला, ठीक, फिर वो उत्तर की दिशा में चला, फिर पूर्व चला और फिर आ गया, क्या आ गया? फिर जो है ये आ गया साउथ में, क्योंकि आपको पता ही है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यदि वो इस पॉइंट से 2 किलोमीटर चला, फिर यहां से 3 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला और फिर 3 किलोमीटर चला, या आप कोई भी यहां पे न्यूमेरिकल मान ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, ए और ये बी फाइनल। तो इसमें हम वेग और सारी चीज समझ जाएंगे अभी। तो जो यहां से और ये जो पूरा किधर को भी गया, जितना उसने तय किया वो हो जाएगी दूरी। और दूरी कभी भी क्या नहीं होती है? जीरो नहीं होती है, क्योंकि तय करेगा जब भी वो दूरी कहलाएगी। अब दूरी कब जीरो हो सकती है? या तो वो चला ही ना हो, ठीक है भाई, डिस्टेंस तो जीरो जब भी होगी या चला ही ना हो, एक ही कंडीशन है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने के, इनको लिखाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा चाल, यदि वो पूरी दूरी 3, 2, 5 और 3, 8 और 2, 10, यदि 10 किलोमीटर वो कितने समय में चला? 2 घंटे में चला, तो ये उसकी हो जाएगी चाल। और यदि विस्थापन यहां पे समझते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट ये 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 होगा। तो ऐसे घूम के ना वो न्यूनतम दूरी, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी हमें देखनी है कहाँ से मिलेगी, वो ही दूरी विस्थापन होगी। यहाँ से और यहाँ तक वो क्या हो गई? विस्थापन। तो इसका विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ 4 किलोमीटर, ठीक। अब ये विस्थापन भी तो इसकी राशि क्या होगी? इसका मात्रक जो होगा वो मीटर ही होगा, क्योंकि विस्थापन भी एक तरह से दूरी तो है, ये भी जो तय की गई, तय की लेकिन न्यूनतम की, जो तय किया वही दूरी भी तो है, लेकिन इसको एक नाम दे दी गई, जो न्यूनतम है वो विस्थापन। वैसे तो इसको दूरी ही मानेंगे, तो इसलिए इसको भी हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं? दूरी से। न्यूनतम दूरी हो गई है एक तरह से अंतिम बिंदु माइनस
प्रारंभ बिंदु। अब ये जब विस्थापन को समय के समरूप देखें कि समय कितना लगा, इस विस्थापन को करने में समय कितना लगा, तो वो बन जाएगा वेग। तो इसलिए हम लिख सकते हैं वेग बराबर, ऐसे तो फिजिक्स की लैंग्वेज में दूरी बटे समय ही होगा, लेकिन हमें या तो दिशा बतानी पड़ेगी या हम इसको विस्थापन भी कह सकते हैं कि विस्थापन बटे समय। आजकल बुकों में ज़्यादातर विस्थापन ही है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इसका मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, और समय कितना समय लिया गया, एकांक समय में लिया की गई न्यूनतम दूरी, तय की गई न्यूनतम दूरी ही वेग है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वेलोसिटी में? ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक इसमें हम एक एग्जांपल और देखते हैं। कोई ए पॉइंट से कोई बंदा चला और वे कौन सी दिशा में चला। अब आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इसमें जो दूरी होती है उसमें दिशा इंपॉर्टेंट है। यदि उसमें डायरेक्शन दिया है तो वो सीधा क्या है, सदिश राशि है, तो ये सदिश भी हुई। यदि इसमें दिशा नहीं है तो ये क्या है, चाल है। समय भी है और दूरी भी है, लेकिन दिशा नहीं है तो चाल होगी। और दिशा होने के बाद ही तुरंत ये विस्थापन का रूप ले लेती है और ये सदिश बन जाएगी, क्योंकि विस्थापन भी सदिश होगा क्योंकि उसमें दिशा होती है। अब ये गया ईस्ट में जाके फिर ये गया वेस्ट में, यहाँ बी पॉइंट पे मिला 5 और 3, ठीक, मीटर में कर लिया। अब इस पॉइंट से ये दूरी कोई पूछेगा, अब बताओ, अब तो आपको पता होगा कि कोई पूछे दूरी कितनी हुई। यदि कोई पूछे दूरी कितनी हुई तो आप सिंपल वे में बता दोगे कि टोटल कितनी है जो पथ तय किया, 5 और 3 8 मीटर। अब यदि वे पूछे कि चाल कितनी है, स्पीड, इससे समझ में आ जाएगा आपके स्पीड कितनी है, दूरी, और उसने समय बता दिया उसने कि कितना समय लिया, 10 मिनट, या इसको 4 मिनट कह दो। उसने 4 सेकंड में तय की, 4 सेकंड में। अब 8 मीटर बटे 4 सेकंड, तो चाल निकल के आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो वो क्या चलेगा, चाल पूछे तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर चलेगा 1 सेकंड में। तो यह हो गया चाल। अभी वेग, इसका वेग पूछे तो वेग क्या होगा, वेग के लिए हम यहां समझेंगे। अब यदि वो कहे कि हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, विस्थापन निकालना पड़ेगा। विस्थापन कैसे निकलेगा कि न्यूनतम दूरी देख लेते हैं कौन सी है इसकी, ये तो होगी नहीं। न्यूनतम दूरी यदि वो ऐसे चले कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में हो गया ना ये, देखो इसमें हम दिशा का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो वो ऐसे चल रहा है ना, देखो, तो नॉर्थ ईस्ट में चला। अब नॉर्थ ईस्ट में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी यहाँ पे, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कर दो। अभी इसका न्यूनतम दूरी निकल जाएगी। ये कितना आ गया, 34 आ जाएगा, तो √34 इसको यहाँ पे आएगा, तो √34 का मान जो भी होगा ये उसकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी है वो √34 है। तो ये जाहिर सी बात है 5 और 3 8 से कम होगा, इसका मान निकाल लोगे तो। या हम ऐसी क्वांटिटी ले लें कि 4 ले लेते हैं यहाँ, 16, ये आ जाएगा 25। अब 25 का अंडर रूट, ये किसका अंडर रूट है, 25, 5 का वर्ग है ये, ठीक, 5 का वर्ग है। तो हमने यहाँ चेंज कर दी, इसको लिख दिया 4 और इसको
3, तो 7 मीटर कितनी हुई हमारी दूरी। अब कर्ण आ गया 5, तो जाहिर सी बात है 5 4 3 7 मीटर और ये 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि दूरी सदैव विस्थापन से ज़्यादा होगी। यदि वो विस्थापन से ज़्यादा नहीं होगी तो वो माइनस में बोली जाएगी। ठीक है, उसका भी बताएंगे माइनस का। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, क्लियर होके चलना है बिल्कुल, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से गति का बहुत कुछ आता है। अब इसके बाद है एक पॉइंट त्वरण। एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है? अब जितनी भी हमने टर्म पढ़ी उसमें बहुत सिंपल है। अब आपने देखा होगा एक यूज़ करते हैं हम गाड़ी या बाइक के लिए कि इसका पिकअप कम है या इसका पिकअप ज़्यादा है। तो ये पिकअप का एक दूसरा ही रूप है। इसका कि वेग परिवर्तन की दर, मतलब कि एकांक समय में कोई वस्तु कितना वेग परिवर्तन करती है, वो ही त्वरण है। अब वेग का आपको पता ही है, सदिश है। मैंने समझा दिया सदिश क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा है निश्चित कि कोई वस्तु पूर्व की दिशा में जा रही है और उसका पर मिनट या पर सेकंड, हर 2 सेकंड में 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से त्वरण है, मतलब बढ़ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। क्योंकि दिशा के त्वरण यदि दिशा की वेग की दिशा में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, घट रहा है तो नेगेटिव होगा। वेग की दिशा में बेशक घट रहा हो वो भी नेगेटिव होगा। और यदि एक समान वेग है तो एक्सीलरेशन ए बराबर क्या होगा? 0। मैंने परिभाषा से बताने से पहले परिभाषा का ये रूप बता दिया है। परिभाषा बता दी कि किसी वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर ही उसका त्वरण होती है। अब त्वरण भी सदिश होगी फिर तो, क्योंकि इसमें वेग है तो सदिश होगी। अब हम इसकी फॉर्म जान लेते हैं। ये 3 फॉर्म है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये तीनों फॉर्म कब कब होगी? अभी आप एक चीज़ देखो, आप गाड़ी आपने स्टार्ट की तो आप क्या करोगे? पहले तो वो नॉर्मल स्पीड लेगी और उसे पिकअप देने के लिए स्पीड दोगे, आप बढ़ाओगे। फिर एकदम तो वो आएगी नहीं, एकदम स्पीड पे नहीं आती। कोई गाड़ी जल्दी आ जाती है, कोई लेट आती है, लेकिन वेग में परिवर्तन तो होगा। आप बढ़ाने के लिए वेग ही तो, जब भी तो रेस दे रहे हो, वही तो एक्सीलरेशन है। वो वेग की दिशा में बढ़ रहा है वेग, तो परिवर्तन होगा जब भी तो बढ़ेगा। परिवर्तन कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि त्वरण पॉजिटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इनको बनाने के लिए। इनके बारे में एक क्वेश्चन दे देगा, वो भी हम बताएंगे कैसे। तो त्वरण यदि वो कहे कि अब उसने त्वरण पकड़ लिया, ठीक है, वो एक स्पीड पकड़ ली है उसने। अब यदि स्पीड पे जा रही है, उसने ब्रेक मारा, मतलब उसे रोकने के लिए ब्रेक मारा, तो फिर भी कम होगी। ब्रेक क्यों मारा? क्योंकि उसको कम करनी है, एकदम तो बंद नहीं होगी, कम करनी है, धीरे धीरे कम होगी। तो फिजिक्स में या कोई भी साइंस में वो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही चलो ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये मेजरमेंट ज़रूरी है। अब उसने ब्रेक मारा, वो कम हुआ, तो वेग जो स्पीड है, जो उसका गति है, वो क्या हुई? कम हुई। अब वो गति कम जो हुई वो ही तो नेगेटिव के अंदर आ जाती है। उसको आजकल क्या हर किताब में एक नाम दे दिया गया है, मंदन, डीएक्सीलरेशन, मंदन। अब यदि कहा जाए कि उसने, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह में एक स्पीड बांधने के लिए, स्पीड एक सेम स्पीड रखने के लिए एक लीवर होता है, उसको सेट कर देते हैं। गाड़ी वगैरह में तो इतना नहीं होता, तो वो जो लीवर होता है उसको सेट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो स्पीड
कम या ज़्यादा ना हो, उन्हें एक ही स्पीड में चलाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, त्वरण जो है 0 होगा, एक समान, उसको एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ये त्वरण रटने के बजाय आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि त्वरण के लिए वेग जरूरी जानना था, और वेग जानने के लिए विस्थापन जानना बहुत जरूरी है, और विस्थापन जानने के लिए आपको पता ही है गति, क्योंकि सब चीज़ गति करेगी जब ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद ये चीज़ें कम पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे और थोड़ा एग्ज़ाम, जब आप बड़ा एग्ज़ाम दोगे तो उसमें एक चीज़ बता देता हूँ मैं, इनका ध्यान रखना। ये क्या है, आपने इसका इंडिकेशन है चाल, मतलब कि स्पीड, यहां पे लिख देते चाल। ओके, अभी देखो ये जो वेक्टर है, ये जो दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये इंडिकेशन इसलिए तो बनाया गया कि आपको पता लग जाए कि ये दिशा दर्शा रहा। और चाल, यदि इस इंडिकेशन में उसने दिशा दे दी, तो चाल में यदि दिशा पता लगी तो क्या होगा, वो वेग होगा। ओके, और यदि ये ऐसे इसको बंद कर दिया तो इसका मतलब होता है कि यदि कुल दूरी में को कुल समय से भाग दे दी जाए, डिवाइड करके जो भी उसका मान आया उसको बोलते हैं हम औसत चाल। क्योंकि इसमें दिशा नहीं है तो चाल बोलेंगे इसको, एवरेज स्पीड। ऐसे ही ये क्या हो गया, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब ये समझो कि औसत और इसमें क्या अंतर है। अब लो, तो हम ये पढ़ रहे थे चाल और वेग, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी जैसे मैंने बताया, ये इतना चला, ये इतना चला और फिर इतना चला, तो ये जो टोटल हो गई ये दूरी हो गई, और इसको जितना समय लगा वो उसका चाल हो गई। पर हम यहाँ पे रुक गए, इसकी अलग निकाल ली, यहाँ पे वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला, या पर 2 सेकंड, और यहाँ पे चला वो, उसका सेकंड बदल जाएगी, यहाँ पे अब चला वो 3 मीटर पर 3 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर। तो अब समय बदलने से क्या चीज़ हुई, यहाँ पे 2 चीज़ें हुई। एक चीज़ तो यहाँ पे हुई त्वरण, क्योंकि देखो त्वरण हुआ, कम हुआ, नेगेटिव, इसलिए हम इसको 5 मीटर ना लेके अब इसको हम ले लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड, तो इसमें पॉजिटिव त्वरण हुआ। त्वरण हुआ ना भाई, देखो स्पीड बढ़ी है पर सेकंड, वो 2 सेकंड में 5 किलोमीटर चलना था, और अब 3 सेकंड में 6 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अभी इसमें 3 सेकंड में 6 किलोमीटर मतलब बराबर से है, तो ये 2 ही सेकंड में रखा हमने, 2 सेकंड में 6 किलोमीटर चल रहा है, तो सेम समय में वो इतनी स्पीड बढ़ा। तो इन दोनों का अलग अलग निकालने के लिए हमें औसत चाल, यदि वो कहे कि औसत चाल कितनी है, तो कैसे निकाल लेंगे, देखो 5/2 ये हो गया, और 6/2 ये, तो टोटल दूरी कितनी हुई 11 मीटर, और टोटल समय कितना हुआ 2 और 2 4 सेकंड। ठीक है, तो इसको पॉइंट में आ जाएगा ये। तो औसत चाल, इनको और इनको जोड़ के, इसमें है ना हमारा सेकंड का भी वेरिएशन आ जाता है कई बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, लेकिन यहाँ पे हमें चेंज करना था, यहाँ पे कम कुछ ज़्यादा या कम करना था। तो इसलिए जब भी इन्हें अलग अलग चीज़ें दी हों तो उन्हें एक साथ कैलकुलेट करके जो मान आया वो ही औसत चाल। और यदि उस औसत चाल में ये दिशा दे दी गई कि इस दिशा में वो इतने किलोमीटर चला, इतने मीटर चला इतने सेकंड में,
और इस दिशा में 6 मीटर चला 3 सेकंड में, तो ये भी 2, इसका एवरेज कितना है 2 मीटर पर सेकंड, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सेम ही फर्क पड़ा, बस समय के साथ उसकी स्पीड भी बढ़ गई और समय भी उतना ही रहा। तो ये जो चीज़ हैं, ये अलग अलग जो दी हुई हैं, इनको जो कैलकुलेशन करके एक बना देगा या वही औसत है। और यदि उसमें दिशा बोल दी कि ये पूर्व में गया फिर उत्तर में गया, तो वो वेग हो जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है बात। इसको हमको एक चीज़ ज़रूरी ध्यान रखना है, ये जो इंडिकेशंस हैं इससे हमारी यूनिट्स जो है चेंज हो जाएंगी। ये मिट गया था। अब देखो गति के बारे में ये बहुत ज़रूरी जानना। अब मैं गति के बारे में थोड़ा सा ओरली आपको बता देता हूँ कि गति के प्रकार हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर बोर से हो जाते हैं। तो आइए हम ओरली बता देता हूँ। गति आपने देखी होगी कि बहुत तरह की होती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, आदमी चलता है, उसकी चाल है, दौड़ता है, वो अलग एक गति हो गई, उसकी चाल जो नॉर्मल है वो अलग गति हो गई। हिरन दौड़ता है, उसकी एक है ना, बोलते हैं कि उछल के भागता है, वो अलग गति है। खड़ा है फिर भी कुछ ना कुछ गति होगी उसमें, वो भी एक गति है। पैर हिला रहा है, पूंछ हिला रहा है, कान हिला रहा है। मछली की भी गति अलग होती है पानी में, पक्षी उड़ रहे हैं उनकी गति अलग है। तो उस हिसाब से कोई वृत्त ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जैसे पृथ्वी चंद्रमा के घुचारों ओर घूमती है, सब ग्रह किसी न किसी के रूप में घूमते हैं। तो ये सब गति हैं। तो इनको जो इम्पोर्टेंट जो मेन गति हैं जिनके बीच में कवर कर सकते हैं, वो मेन गति हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें एक गति है रेखीय गति। जो पहली गति है रेखीय गति, मतलब गति के प्रकार। जल्दी करते हैं इसको, इतना ये जल्दी समझ में आने वाली चीज़ है। गति के प्रकार। रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल पथ या सीधे पथ पर एक ही दिशा में गति करती है तो वो रेखीय गति है, स्ट्रेट मोशन। अच्छा, इसमें हम कोई पूछने लगे कि ये एक कोई प्लेटफॉर्म है और यहाँ से कोई चीज़ ऐसे गति कर रही है, तो इस गति को क्या कहेंगे? एक तरह से रेखीय गति होनी चाहिए, क्योंकि एक ही दिशा में कर रही है। मोड़ तो आ ही नहीं रहा है इसमें। लेकिन इस गति को, इसका ही एक तरह से सेकंड पार्ट या और में कह देंगे कि इसको हम क्षैतिज गति भी कह सकते हैं। ठीक, तो एक प्रकार तो ये हो गया। गति का दूसरा प्रकार दोलन गति, जो पेंडुलम जो मोशन होता है, दोलन गति। इसको एक दूसरा नाम दे देते हैं हम, जैसे कंपन गति। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है वैसे। अब दोलन गति क्या है? ऐसी गति जो किसी पॉइंट, आपने देखा होगा कोई किसी पॉइंट से इतना भी इधर जाए और फिर इतना इधर जाए, जितना इधर गया वो इतना ही इधर जाएगा। तो जो किसी स्थिर बिंदु के दाईं ओर बाईं ओर कोई वस्तु गति करती है, और ये गति ऐसी भी हो सकती है कि स्थिर बिंदु के ऊपर या नीचे जो गति होती है, क्योंकि वो गति एक सीमित दायरे में होगी। ऐसा नहीं ये इतनी गई और ये थोड़ी सी गई, वो तो उसके एंगल के हिसाब से होगा, वो अलग चीज़ है। तो इसे क्या बोलते हैं? दोलन गति। इसके लिए एग्जाम्पल आपको बताइए, पेंडुलम हो गया, ऐसे घूमता है, झूला हो गया, ऐसे झूले भी होते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो है वृत्तीय गति। यदि इसमें 3 या 4 ही हो पाएंगे और जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वृत्तीय गति, वृत्तीय जो गति होती है, अब ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के एक फिक्स लाइन, इतनी दूरी से कोई गति, कोई पिंड है या कोई व्यक्ति, कुछ भी ले लो, कोई पिंड है। अब ये इस गति पे इस सेम डायरेक्शन में ये गति कर रहा है, तो जो गोल गति है ये ही वृत्तीय गति है। इसके एग्जाम्पल आपको बताइए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कर रही है, ऐसे ही। अब इसमें हमें यदि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग,
इनकी थोड़ी कंडीशन अलग अलग होंगी, ठीक है। वो अभी जब इसका विस्तार से पढ़ाएंगे जब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर।